आप लोगों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा, हमें प्रोत्साहित किया। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कुछ बहुत लोगों ने एडवाइस दी, वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसी से प्रोत्साहित होकर आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये जो दूसरा वीडियो है वो जो बनने जा रहा है, उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा कामगार से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कामगार का मतलब जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, हर जगह जो काम करते हैं उनको, साथ साथ हम 2 हेक्टेयर जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर खेत है, 2 हेक्टेयर का मतलब लगभग 8 बीघे खेत, उनकी ये जो छोटे छोटे किराना का दुकान खोले हैं, उससे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये जो ठेला लगाते हैं, सब्जी के लिए ठेला लगाते हैं, कुछ लोग नीचे बैठ के सब्जियां बेचते हैं, उनके लिए। और बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल जो खोले गए हैं, उस स्कूलों में जो वहाँ शिक्षक या शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, उनके बारे में। ऐसे जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमें चाहते हैं कि ये जितना हम नाम लिए हैं, इनके परिवारों को, इनके परिवार और भारत की शिक्षा व्यवस्था ये आज हम चर्चा करेंगे। मतलब ये जितने लोगों का हम नाम लिए हैं, इनसे और इनके परिवारों पे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इनके फैमिली के लोग यहाँ शिक्षा में जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या मिलता है, मतलब उस शिक्षा पे चर्चा हमारा ये मुद्दा होगा। पहले तो हम कुछ चीज़ें फैक्चुअल आप लोगों को बताना चाहते हैं। थोड़ा सा कामगार के विषय हम जानते हैं, इनकी थोड़ा सा हम फैक्ट बताना चाहते हैं। कामगार की आबादी, काम करने वाले की आबादी, टोटल भारत में काम करने के 30 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब जो मजदूर हैं, जो कर्मचारियों में कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है भारत में। जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, सब्जियां बेच करके, ठेले लगा करके, किराना की दुकान खोल करके किसी तरह अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इन सब आबादियों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी पूरे भारत की कम से कम 40 करोड़ प्लस होगी। ये एथेंटिक डाटा है। 40 करोड़ से कम नहीं, 40 करोड़ से ज़्यादा है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये मैंने जितने लोगों का नाम लिया है, जिन वर्गों का हमने नाम लिया है, क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये होगी? ये मैं ज़्यादा बता दिया, 15 से 20 हज़ार होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इतने रहेगी। अब जरा सोचने वाली बात ये है कि जब 40 करोड़ जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या के 40 करोड़ पॉपुलेशन की इनकम ऑफ स्रोत जो है 15 से 20 हज़ार रुपये मंथ होगा, तो उनके परिवार की शिक्षा में क्या हालत होगी? उनका परिवार, ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें उनकी कितनी उन्नति होगी उस परिवार की, इसी पे हमें छोटा चर्चा करना है। पहले तो एक डाटा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भारत का किसान वर्ग है, किसी संगणना हुई थी जो अक्टूबर 2018 में इसका डेटा आया था। उस डेटा के अनुसार ये है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत हैं, 1 हेक्टेयर से कम खेत हैं, उनकी आबादी पूरे किसानों की आबादी की 1 हेक्टेयर माने 1 हेक्टेयर माने 4 बीघा, माने जिन किसानों के पास 4 बीघे से कम खेत हैं, उनकी आबादी पूरे किसानों की आबादी की कितनी है? लगभग 68%। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं लघु जोत जो आते हैं,
जिनका 1 से 2 हेक्टेयर खेत है, अर्थात 8 बीघे खेत हैं, उनकी आबादी पूरे किसानों की आबादी के 17% 17 में 18% आते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल आबादी का 85% से ज़्यादा हो जाएगा। और यदि आप हमारी बात माने तो ये आप मान रहे होंगे कि जिसके पास वर्तमान में हमारे देश में 8 बीघे खेत होंगे, क्या उनकी मंथली इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये होगी? नहीं है। चलिए हम मान लिए कि है भी 15-20 हज़ार। अब देखिए 15 से 20 हज़ार में पाने वाले ये जितने वर्ग हैं, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, किसान, अभी नाम लिया हमने कि जो सीमांत जोत हैं, लघु जोत हैं, वो 85% से ज़्यादा है टोटल किसानों का, और उनके पास केवल 8 बीघा खेत है, किसान। दूसरे नंबर पे ये सारे जो है जो ठेला लगा करके सब्जी बेचते हैं या ठेला लगा के अपने जीविकोपार्जन करते हैं, 2। तीसरे नंबर पे ये कामगार, ये जो लौट के वहाँ से आए हैं कामगार। चौथे नंबर पे ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जो वेतन पे शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं, इन सब का मैक्सिमम वेतन 15 से 20 हज़ार होगा। और इनकी आबादी पूरे भारत की आबादी की, कामगारों का मतलब ये जितने लोग कार्य करते हैं कार्यरत, इन पूरी आबादी, इनकी आबादी का कम से कम 40 करोड़ से ज़्यादा है। अब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी वालों के लिए भारत में शिक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं, इसी पे हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम इस पे ज़्यादा सा हम इस बात को ओपन करने के लिए कई बार रिपीट कर दिए हैं, तो आप लोगों को लगा कि एक ही बात हम कई बार रिपीट करें, उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि हम उसको रिपीट करते हैं, मतलब कितना और स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं ताकि आप उसे समझ जाएं। अब ये जो 40 करोड़ से प्लस आबादी वाले ये जो पूरे लोग हैं, जिन वर्गों का हमने नाम लिया, टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा चलाने, जितने लोग हैं, ये अपने बच्चों को यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, भाई हर पिता अपने बच्चों को पढ़ाने पर एक उम्मीद पालता है। सबकी एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा IAS बनेगा, PCS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी। और ये ज़रूरी भी है, पिता होने के नाते धर्म है, और वो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कठिन श्रम भी करता है। अब चलिए हम मान भी लिए, अब ये वर्ग यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा तो क्या ये सरकारी स्कूल उन्हें भारत की मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो PCS सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये शिक्षा व्यवस्था, ये पढ़ाई उन्हें क्वालिफाइंग करा सकती है? आप लोग क्षमा चाहते हैं, करा सकती है? आप लोग खुद सोचिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, और यदि हमारा इनकम आप सोच 15 से 20 हज़ार हो और हम उसका एक हिस्सा मतलब कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने भेज दें, 40 करोड़ आबादी कॉन्वेंट स्कूल में भेज दे रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें ये उम्मीद बन जाती है थोड़ी सी कि हाँ ये बच्चे पढ़ कर के बन जाएंगे। लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों में जो फीस होती है वो हर कॉन्वेंट स्कूलों की अलग अलग है। तो जब किसी भी इन परिवारों का, जितना हमने इन परिवारों का इनकम आप सोच 15 से 20 हज़ार रुपये है, और यदि ये अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन्हें 1500 से 2000 तक की फीस देनी पड़ेगी। और यदि हमारा लड़का कहीं कमज़ोर हुआ तो हमें कोचिंग भी लगानी पड़ जाएगी, ट्यूशन जिसे कहते हैं, और फिर एग्ज़ाम होगा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर साल इनकी फ़ीस में वृद्धि होती है, और हर कॉन्वेंट स्कूल के अलग अलग फीस हैं।
किसी की 5,000 है, किसी की 4,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 1,500 है, किसी की 2,000 है, किसी की 1,200 है, किसी की 800 है। माने ये वर्ग जो 40 से 50 करोड़ आबादी भारत के प्रतिनिधित्व करता है, यदि वो 1,500 से 2,000, 2 बच्चे मान लीजिए उनके हैं, अगर वो अपने दोनों बच्चों को कॉन्वेंट पढ़ाता है तो वो 3,000 रुपये इनको दे देगा। फिर हमारे मन में इच्छा आएगी कि भाई लड़का हमारा कहीं कमज़ोर न हो जाए। अगर वहाँ हम गए पेरेंट्स मीटिंग में तो उनसे बताया गया कि थोड़ा सा ऐसा है, लड़का हमारा कमज़ोर है, आपका लड़का इस सब्जेक्ट में कमज़ोर पड़ता है, थोड़ा सा यदि आपको ट्यूशन लगा दें तो वो काम पूरा हो जाएगा। फिर वो ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन लग गया तो ट्यूशन में भी 1,000-500 रुपये ऐसे ऐसे अलग अलग चार्जेज हैं, वो हो गया समथिंग 15 दूनी 30, हम मिनिमम रख रहे हैं, 15 दूनी 30 एक 4,000 रुपये, मतलब 15 से 20,000 मंथली इनकम आप स्रोत से 4,000 रुपये हम अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च कर देते हैं। पहली बात। और सुनिए, हर साल सब्जेक्ट बदले जाते हैं, और वो जो सब्जेक्ट होते हैं 7-8 सब्जेक्ट की जो लिस्ट भेजते हैं, अगर आप उनको दुकान से परचेज करने जाएंगे तो उनकी कीमत 5 से 7,000 रुपये होगी। और ये हर साल बदलते हैं सब्जेक्ट, हर साल सब्जेक्ट इनका बदलता है। दूसरी बात, दूसरी बात, तो जब ये इस तरीके से चीज़ें करते हैं, फीस बढ़ाते हैं, किताबें बदलते हैं, उसका वसूली करते हैं, कापियाँ भी इनकी 4-5 हज़ार रुपये की हो जाएगी। ये मैं वो बता रहा हूँ जो सबसे 1,500 रुपये सबसे लो कास्ट की पढ़ाई की व्यवस्था है। तो अब ज़रा हमें आप बताइए, 30 से 40 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये वर्ग, इसमें किसान भी आते हैं, कामगार भी आते हैं, और ये सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, ये जो इतने वर्ग हैं, जो ये वर्ग जो है जिनकी इनकम अब तो 15 से 20,000 होगी, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम होगी। अब कुछ ज़्यादा भी होगी तो 1-2% की होगी, वो बहुत मायने नहीं रखती। तो यदि जो है ये जो वर्ग है, ये भारत सरकार को टैक्स दे, सरकारी स्कूल में भी, मतलब सरकारी स्कूल में जो वहाँ के टीचर सैलरी पाते हैं वो हमारे ही टैक्स तो पाते हैं। मतलब हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में जो टीचर सैलरी पाते हैं उनका जो मैनेजमेंट है उसका पूरा खर्चा हमारे टैक्स से चलता है। मतलब हम उनको भी पैसा दें, और वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हमारे बच्चे का कैरियर ही समाप्त हो जाएगा, वहाँ भी टैक्स पेमेंट करें, फिर हम कॉन्वेंट में भी दें। हमारा तो 2-2 जगह भैया पैसा खर्च हो रहा है। माने उनको भी दें हम पढ़ाने का और इनको भी दें हम, तो हमारा 2 जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हमारा 2 जगह पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है? 2 जगह जा रहा है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं इनके इनकम ऑफ स्रोत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें जो पढ़ाने वाले बच्चे, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनका वेतन 15 से 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं है। और आप देखे होंगे कि ये बेचारे बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और वहीं सरकारी स्कूलों में 40,000 वेतन पाने वाला आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए। क्या ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं इनकी मनमानी पे रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या बस का भर देने से रोक लग जाएगी? ये हम आम आदमी रेगुलर झेलते हैं, हर सेशन में हम इस समस्या को फेस करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान तो हमने बहुत ज़्यादा फेस किया है। क्या सरकारी स्कूलों में 40,000 वेतन पाने वाला, 40,000 समथिंग, मैं उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, 40, अगर वो 40,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है
वहाँ हमारे बच्चे पढ़े ही न, तो उस व्यवस्था का कोई मतलब है? कौन सी व्यवस्था वहाँ चलाई जा रही है? और सरकार को क्या उस व्यवस्था पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको टैक्स भी दे, वहाँ भी पे करें और यहाँ भी अपने धन का पे करें? यदि मान लीजिए, ज़रा सोचिए, इस पे विचार करिए, यदि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती, वहाँ लोग ईमानदारी से पढ़ाते, अपनी जिम्मेदारी का वहन करते, तो हमारे जो 15 से 20 हज़ार जो इनकम ऑफ स्रोत हैं, उसमें से जो हमारे 2 बच्चों के पढ़ाने के 15 दूनी के 3 यानी 3,000 रुपये मंथली जो हमारा जा रहा है, वो हमारा नहीं बचता। वो 3,000 रुपये हमारे बचते कि नहीं बचते? यहाँ 100-200 में काम हो जाता सरकारी स्कूल में। वो हमारे बचते कि नहीं बचते? क्या भारत में कॉन्वेंट स्कूलों पे, प्राइवेट स्कूलों पे किसी प्रकार का नियम कायदा कानून नहीं बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो उसे अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे हमें बड़ी तकलीफ होती है। जिस देश का 40 से 50 करोड़ जनसंख्या अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाती होगी, वो बच्चे पढ़ के क्या बनेंगे? क्या उनका हमारे देश के विकास में सहयोग नहीं है? जब सहयोग है तो उनके लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको हम चुनाव करते हैं, वो ये जान ही नहीं पाते कि हमारी ये समस्याएं हैं। जब वो हमारी समस्या नहीं जान पाते तो हमको लगता है कि वो इसीलिए इन सब में सुधार नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं कि हम किस मतलब मुसीबत की दौर से गुजरते हैं। वो इस बात को जानते ही नहीं। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए एक संदेश है। हो सकता है हमारे प्रतिनिधि आप लोगों के प्रचार प्रसार के थ्रू उनके पास ये बातें पहुंच जाएं और इस पे वो सोच समझ लें और कार्य करें तो बड़ा बेहतर होगा। हम 15-20 हज़ार में भी ये आबादी जो है एक अच्छा खासा जीवन बसर कर सकती है। अगर उसके 3,000 रुपये बच जाएँ तो उसमें किसान बहुत 40% मैंने नाम ले रखा है पहले, तो वो बच जाएगी। और रूल रेगुलेशन लगा करके इनके ऊपर, कॉन्वेंट स्कूलों के ऊपर एक बेहतर रूल रेगुलेशन लगाया जाए। इनको मनमाने तरीके से कार्य करने के लिए रोका जाए। कहने भर से काम नहीं चलेगा, इसको ये कड़ाई से पालन किया जाए। अगर यदि आप नहीं करते हैं ऐसा, तो हमें लगता है कि हम भारत के 40 से 50 करोड़ आबादी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे परिवार के विषय में आप सोचते ही नहीं हैं, हमारे बच्चों के विषय में आप सोचते ही नहीं हैं, हमारे जीवन के विषय में आप सोचते ही नहीं हैं कि हम कैसे ज़िंदगी जीते होंगे, हमारा परिवार कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता होगा, कौन कौन सी इच्छाएं पाला है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप सोचें, करें। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि अगर यही व्यवस्था चलती रही तो हमारा ये परिवार, इसकी आबादी 40 से 50 करोड़ है, इन परिवार वाले के बच्चे और हम माने सदस्य कि क्या स्थिति होगी, ये बयां करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, सुना, हमें अच्छा लगा, हमें अनुमति दीजिए। सादर प्रणाम।